नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आज हम बात करेंगे बनारस की। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव की नगरी काशी को कितना बदला। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अध्यात्म के शहर वाराणसी का स्वरूप मोदी ने कैसे बदला। बनारस में जो हुआ वो ऐतिहासिक है, जो दिखता है वो अद्भुत है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पतलियों गलियों वाली काशी, कंजेस्टेड सड़कों वाली काशी, बिजली के लटकते तारों वाली काशी को इस कदर बदला जा सकता है। लेकिन परिवर्तन हो सकता है, रिकॉर्ड टाइम में हो सकता है। आज की काशी इसका जीता जागता सबूत है। काशी में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को अपना शहर आज नया नया सा लगता है, बदला बदला सा लगता है। काशी की गलियां पुरानी हैं, लेकिन अब उनमें पहले जैसी गंदगी से भरी नालियां नहीं है। काशी की सड़कें वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन अब वो पहले के मुकाबले चौड़े हो गए हैं। अब वहां जाम नहीं लगते। काशी के गंगा घाट वही हैं, लेकिन घाटों की रंगत बदल गई है। काशी में गंगा मैया वही है, लेकिन मां गंगा की धारा अब अविरल है, आचमन के लायक है। गंगा पवित्र तो पहले भी थी, पूजनीय तो पहले भी थी, लेकिन अब गंगा साफ भी हो गई है। काशी के बाबा विश्वनाथ तो वही हैं, उनका दिव्य स्वरूप वही है, लेकिन अब बाबा के घर का कायाकल्प हो गया है। अब भोलेनाथ और भक्तों के बीच की दूरी कम हो गई है। काशी के लोग वही हैं, लेकिन अब उनका अंदाज नया है। आत्मसम्मान का, आत्म गौरव का भाव नया है। काशी कितनी बदल गई है, इसे समझने के लिए, इसे देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। काशी के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, वहीं से आपको बदलाव दिख जाएगा। क्योंकि आप जब ट्रेन से स्टेशन पर उतरेंगे तो वहां की चकाचौंध, हाईटेक इंतजामात और साफ सफाई देखकर आपको यकीन नहीं होगा ये दुनिया का वही सबसे प्राचीन शहर है जो आपने पिछली बार देखा था। आज मैं आपको दिखाऊंगा वाकई में काशी कितना बदल गई है। आज मोदी ने वाराणसी में यह बताया उन्होंने काशी के लिए क्या क्या किया, वाराणसी को कितना बदला। पहले बनारस कैसा था और अब कैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें डिटेल में बताई। मोदी कल दिन भर आध्यात्म में डूबे रहे, गंगा में डुबकी लगाई, गंगा के दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। कल नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मां गंगा की और बाबा विश्वनाथ की बात की थी, लेकिन आज मोदी ने सिर्फ विकास की बात की, बनारस के बदलाव की बात की। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है।
ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। वाराणसी में जो कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में मोदी ने जो कुछ कहा वो सिर्फ अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर नहीं था। मोदी ने खुद जाकर मौके पर मुआयना किया, वाराणसी में बदलाव का जायजा लेने का काम किया और कल आधी रात के बाद किया। कैलेंडर पर जैसी तारीख बदली, जब सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो गया, सब कुछ शांत था, उस वक्त मोदी शहर का हाल देखने निकले। चूंकि प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रैफिक रोका जाता है, दिन के वक्त इससे लोगों को दिक्कत होती, इसलिए मोदी आधी रात के बाद निकले। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। दोनों नेता सबसे पहले वाराणसी के मशहूर गोदौलिया चौक पहुंचे। काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद गोदौलिया चौक का रीडेवलपमेंट किया गया है। इस इलाके की सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है, मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, पूरे इलाके में एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। कभी इस इलाके में हर वक्त जाम लगा रहता था, गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती थी। लेकिन कल रात हालात बदले हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री गोदौलिया में सड़क पर टहले, वहां पर घूमे और मोदी जैसे पहुंचे तो लोग घरों से निकल आए, हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, वहां रुके, उनसे बातें की, बच्चों को प्यार किया और पूछा, लोगों से पूछा कि आप वाराणसी कैसा लग रहा है, क्या अच्छा हुआ, क्या कमी है, और सीधे जनता से फीडबैक लिया। वाराणसी का गोदौलिया चौक मशहूर है। गोदौलिया के पास ही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कल दिन में किया था, लेकिन उस समय वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी, एक के बाद एक कार्यक्रम थे। मोदी इत्मीनान से वहां से हुए कामों का जायजा नहीं ले पाए, इसलिए आधी रात के बाद एक बार फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे। वहां हुए कामों को बारीकी से देखा। रात के वक्त न दिन जैसी भीड़ थी, न शोर था, सामने गंगा थी और गंगा की लहरों की आवाज। इस शांत माहौल में मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में करीब 15 मिनट बिताए। आज विश्वनाथ धाम का जायजा लेने के बाद नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया गया है। पहले जहां अंग्रेजों के जमाने की रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग थी, पुराने दफ्तर थे, पुराने सिस्टम थे, अब वहां पुराना कुछ नहीं है, सब नया है। स्टेशन की बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, ऑफिसेज, ओवरब्रिजेस, एस्केलेटर्स, लाइट्स, वेटिंग रूम, सब कुछ नए जमाने का है। स्टेशन भी नया है और स्टेशन का नाम भी नया। पहले स्टेशन का नाम मडुआडी हुआ करता था, और जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, उसी तरह काशी का एक स्टेशन था मंडुआडी। इस साल इसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। अब बनारस स्टेशन दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टेशन से जैसा है। आप स्टेशन पर जाएंगे तो लगेगा जैसे एयरपोर्ट पर आ गए हों। मोदी ने स्टेशन का इंस्पेक्शन करने के बाद ट्वीट किया
लिखा, उनकी सरकार रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे जनता के सफर करने का अनुभव बेहतर हो सके। इसके बाद आज मोदी ने बताया कि कल रात जब उन्होंने वाराणसी के स्टेशन पर जाकर देखा तो खुद महसूस किया कि बदलाव कितना हुआ है और कैसा हुआ है। जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। बनारस के लोगों ने आज मुझसे कहा कि मोदी जी की बात सुनकर, चमकती दमकती काशी की तस्वीरें देखकर आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वाराणसी कितना बदला है। आपको तो काशी की पुरानी तस्वीरें दिखानी चाहिए। और आप इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक पुराने रेलवे स्टेशन की, दूसरी अब बने वर्ल्ड क्लास स्टेशन की। जिस मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है, वो पहले डीजल रेल इंजन कारखाने के लिए मशहूर था। चूंकि स्टेशन के आसपास रेलवे के पास पर्याप्त जमीन थी, विकास की संभावनाएं थी, इसलिए इस स्टेशन को बनारस स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है। पहले इस स्टेशन पर महज 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अब 8 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ यात्रियों के लिए एक बड़ा लाउंज बनाया गया है, जिसमें एक वक्त में 168 यात्री बैठ सकते हैं। सिर्फ सुविधाओं के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इतनी तेजी से काम होने के बाद भी विकास कैसा हुआ है, बदलाव कितना हुआ है, इसका सबूत इन तस्वीरों में दिखाई देता है। काशी का प्रवेश द्वार, रेलवे स्टेशन बदला है और काशी की हृदय स्थान यानी काशी विश्वनाथ का परिसर भी उतना ही बदल गया है, उतना ही आभामय हो गया है। पहले के मुकाबले जमीन आसमान का अंतर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने में जब लोग वहां पहुंचते हैं तो उस जगह को पहचान नहीं पाते। अपनी खुशी, अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, शब्द कम पड़ रहे हैं। कल ही मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और आज ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच गए। लंबी लंबी लाइनें लगी थी। लोगों ने वहां जो बदलाव देखा तो देखते ही रह गए। अब न पहले की तरह संकरी गलियां थी, न भीड़ थी, न गंदगी थी, न पानी, न कीचड़, और सबसे बड़ी बात ही कि गंगा के घाट से बाबा का दरबार सीधे दिखाई दे रहा था। पहले जो मंदिर परिसर सिर्फ 20,000 स्क्वायर फीट में था, अब वो बढ़कर 5 लाख स्क्वायर फीट हो गया है। पहले गलियों के आसपास दुकानें और पुरानी जर्जर इमारतें थी। बहुत से मंदिर घरों के अंदर बंद हो चुके थे। बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी बस्ती के बीच छुप गया था। लेकिन अब भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिरों को सजाया संवारा गया है। कॉरिडोर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और परिक्रमा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी के महिमा का वर्णन है। इसके अलावा कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी जैसी सुविधाओं का इंतजाम है। पहले हजारों लोग की लाइन लगती थी,
धक्का मुक्की होती थी, लाइनें तो आज भी थी, लेकिन सब सिस्टमैटिक था। सबको पता था जल्दी नंबर आएगा, दर्शन सबको मिलेंगे। आज वहां पहुंचे लोगों की बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम कितना बड़ा हुआ है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। यहाँ मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं दर्शन के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन के साथ साथ नया कॉरिडोर जो बन के तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, उसको देखना चाह रहे हैं। कॉरिडोर देखा आपने? जी बिल्कुल जी। कैसा लगा? बहुत सुंदर, अति सुंदर। जैसे मोदी जी वैसा हमारा कॉरिडोर। कहाँ के रहने? हम मूलतः तो यहीं के हैं, जौनपुर के, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इंदौर में रहते हैं और दर्शन करने आए हैं। जी, मोदी जी धन्य हैं, भव्य बना दिए कि मैं तो इतना बढ़िया है कि मतलब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि कितना बेहतरीन है। आके देखिए कितना सुविधा, बहुत सुविधाजनक हो गया हम लोग। जैसे हमारे योगी जी, जैसे हमारे मोदी जी, वैसा हमारा विश्वनाथ मंदिर हम बार बार आएंगे और ऐसा ही बनना चाहिए। किसी सरकार ने ऐसा नहीं बनाया। आप पहले कभी यहाँ पे आई? जी, इससे पहले आई हूँ, लेकिन इस बार मंदिर काफी स्पेशियस और काफी अच्छे से दर्शन भी हो गए। पहले दिक्कत होती थी? पहले काफी पतली गलियां होती थी, लेकिन अभी सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ। गंगा जी से देखा पूरा कॉरिडोर? जी हाँ, मैं नित्य प्रति बाबा की शरण में रहता हूँ और बाबा का दिव्य और भव्य जो मंदिर है, इसकी कभी कल्पना भी किसी ने, काशीवासी ने नहीं की थी। हम बंगाल से आए हैं, बंगाल से। बाबा विश्वनाथ का चरण में कोटि कोटि प्रणाम, मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम, आज योगी जी को कोटि कोटि प्रणाम। योगी जी और मोदी जी ने जो इतना अच्छा सा कॉरिडोर का किया है, मैं यहीं का हूँ लेकिन दिल्ली रहता हूँ, अभी सिर्फ दर्शन करने के लिए आया और बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही लगे। हर हर महादेव। ऐसा तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और तबीयत खुश है। इसके पहले तो हम लोगों ने मतलब गली गली और इस तरह से था, जो है कभी सोचा भी नहीं था कि गंगा जी से जो है और सीधे मंदिर जो है पहुंच पाएंगे। और इतना भव्य सुंदर परिसर, तबीयत खुश है। असल में जिन लोगों ने पहले का काशी विश्वनाथ मंदिर देखा है, वही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि तस्वीर कितनी पतली है। काशी की तस्वीर बदलने के लिए सबसे जरूरी था घाटों की हालत को बदला जाए। बनारस में घाट तो पहले से बने हैं, लेकिन घाटों पर बहुत ज्यादा गंदगी होती थी, बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट था। मोदी ने बनारस के लोगों से स्वच्छता का संकल्प लेने को कहा और इसके बाद गंगा के साथ साथ घाटों की सफाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। घाटों की सफाई पर अलग अलग योजनाओं के तहत 150 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च हुआ। घाटों को रंग रोगन करके नया किया गया, लेकिन गंगा की सफाई के लिए विशेष अभियान चला। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे। जो नाले पहले सीधे गंगा में गिरते थे, अब पहले उनका पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसके बाद गंगा में गिरता है। चूंकि गंगा में सैकड़ों साल से जो गंदगी डाली जा रही थी, उसे पूरी तरह साफ करने में तो वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी सरकार के प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि अब काशी में गंगा काफी हद तक साफ हो गई है। कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि बनारस में गंगा का पानी पहले के मुकाबले 80% साफ हो गया है। अब गंगा डुबकी लगाने लायक है और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुद प्रधानमंत्री ने कल गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। थोड़ी देर पहले मैंने गोदौलिया चौक पर टहलते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई थी। जिस जगह कल मोदी गए थे, आज हमारी संवाददाता रुचि कुमार उसी जगह पर पहुंची। वक्त ऐसा था कि इस चौराहे से गुजरना मुश्किल था, लेकिन रीडेवलपमेंट के बाद इस जगह को पहचानना मुश्किल है। लोगों ने कहा कि पहले बदबू के कारण इस जगह से लोग नाक बंद करके गुजरते थे, अब उसी जगह पर लोग सेल्फी लेने आते हैं। काशी में ये गोदौलिया चौराहे से ये दशाश्वमेध जाने वाली सड़क है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इसी सड़क से जाया जा सकता है। बहुत भीड़ वाला इलाका है क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर जो भी वाराणसी आता है और ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वहाँ जरूर जाते हैं। पहले ये सड़क ऐसी नहीं थी जैसी आज आपको दिखाई दे रही है। सड़क बहुत कम चौड़ी थी, इस तरह की रोशनी भी यहाँ नहीं थी। अब पूरे इलाके को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जितने यहाँ पर घर हैं, दुकानें हैं,
सबको एक ही रंग से पेंट किया गया है, सब में एक डिज़ाइन बनाया गया है और यहाँ तक कि जो दुकानें हैं उनमें जो बोर्ड लगाए गए हैं वो भी सब एक कलर के, एक डिज़ाइन के हैं। और यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है क्योंकि इस इलाके में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या थी। कुछ साल पहले आप अगर यहाँ पर आए होंगे तो आज का जो ये दशाश्वमेध जाने वाली सड़क है इसको देख के आप पहचान नहीं सकते। बहुत सुंदर लाइट है, पुराने तरह के इसमें बिजली के पोल्स लगाए गए हैं जिसमें लाइट लगाई गई है। पूरा जो इंक्रोचमेंट था वो सब हटा दिया गया है। यहाँ के लोग भी हैं, ये जैसे पहले सड़क कैसी थी और अब क्या बदल गया? मैडम, पहले तो ये सड़क पूरी टूटी फूटी हुई थी और गंदगियों का अंबार था। और ये जो आप सामने ये बिल्डिंग देख रही हैं जो वर्तमान में खड़ी है, ये 180 साल पुराना कूड़ा घर हुआ करता था। 2 साल में मात्र ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई और ये पार्किंग बन गया। और सड़क तो आप देख ही रही हैं कितनी लंबी चौड़ी है और बहुत कायदे से और सफाई के माध्यम से 1 नंबर की हो गई। मकानों की सजावट भी आप देख ही रही हैं। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मंदिर के साथ साथ और भी घाटों पे जितने काम, कितना जगमगा रही है। सड़क की बात करें, अगर कुछ साल पहले काफी यहाँ हम भी यहाँ पर आते थे, चलना मुश्किल था, गंदगी थी, पतली सड़क थी। नहीं, यहाँ तो पहले की अपेक्षा 100 गुना अधिक व्यवस्था किया गया है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई और हम लोग के हिंदुत्व का पूरा शान है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे या दशाश्वमेध घाट आरती देखने जाएंगे तो इस सुंदर रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर रात में यहाँ आते हैं तो इस तरह की लाइट्स भी आपको दिखाई देंगी। कितना बदलाव इस सड़क से दिख रहा है। मैडम, इससे पहले भी आती थी काशी के अंदर तो कोई वहाँ से घुसता था तो अपने नाकों को इस तरह बंद करके इस कूड़े घर को, और आज की डेट में कोई आता है तो वहाँ पे सेल्फी लेने के पॉइंट से टिकटॉक वीडियो बनाने के तौर पे, तब इससे भी समझ सकती है कि कितनी विकास हुई है। से सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है कि जो शटर्स हैं उसमें भी मंदिर का डिजाइन पूरा बनाया गया है। तो बहुत जो पुरानापन है काशी का, काशी पुराना शहर है, कहते हैं सबसे प्राचीन शहर है, तो उसका जो पुराना रूप है वो इस दशाश्वमेध घाट में आकर महसूस किया जा सकता है। काशी की सबसे बड़ी पहचान क्या बन गई थी? गलियों में, सड़कों पर नंगे लटकते बिजली के तार। कई बार हादसे होते थे, लेकिन अब काशी में नंगे बिजलियों के तार नहीं दिखेंगे। अब पुरानी काशी की गलियां साफ हो गई हैं। बिजली के तारों के जंजाल को हटाकर वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी गई है। इस काम में करीब 450 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन इससे बनारस की तस्वीर कितनी बदल गई, यह आपको 2 तस्वीरों में दिखाई देगा। एक 2014 से पहले की है और दूसरी आज की। पुरानी तस्वीर में गलियों में बिजली के तारों का जाल दिखाई दे रहा है, लेकिन आज की तस्वीर में शहर के बड़े हिस्से में बिजली के तार गायब हो गए। बिजली के खंभों से रबर से मोल्डेड वायर्स को जमीन तक लाया गया है और फिर अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है। मोदी ने बनारस के बदलाव का काम इसी प्रोजेक्ट से शुरू किया था। सबसे पहले अंडरग्राउंड वायरिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2017 में इसका पहला फेज कंप्लीट हो गया था। अब पूरे बनारस में यह काम जल्दी पूरा हो जाएगा। काशी मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं। जो मकान हैं वो पुराने हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन जो बिजली के तारों का जंजाल था, तो ये जो शहर की खूबसूरती है, जो पुरानापन है, वो सब छुपा हुआ था इन बिजली के तारों से। अब ये बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। जो कॉलोनीज हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ सारे बिजली के तार अंडरग्राउंड हो गए हैं। बाकी शहर में ये काम चल रहा है। बहुत सारे बाजार भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए हैं। ये जो बिजली के तार अंडरग्राउंड हुए, इससे कितना शहर अपना बदल गया? इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ, कभी कभी बिजली के तार टूट के गिर जाते थे तो बड़ा डर रहता था कि करंट लोगों को लग जाएगा और उससे जो है कोई इंसिडेंट होने का डर हमेशा बना रहता था, जो कि एकदम खत्म हो गया। उससे मैम बहुत बदलाव हुआ। पहले जानवर लोग बहुत, बंदर वगैरह बहुत मरते रहे, अब उससे कम हो गया है थोड़ा, और देखने में अच्छा लगता है। अब भाई पहले तार वगैरह मार पूरा फैला रहता रहा। मोदी जी के 7वीं क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, पहले से बहुत बेटर हो गया है। आने समय में और बेटर होगा, इससे बेटर और होगा। हम लोग यही चाहते हैं मोदी जी दोबारा फिर एक बार और आएँ और काशी की विकास करें। इस तरह से जो बिजली के तार अंडरग्राउंड हुए हैं उससे लाइन लॉस भी कम हुआ है और शहर तो खूबसूरत हुआ है, तो जाहिर है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा इससे खुश हैं। अब तक काशी के कायाकल्प पर करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
कुल 900 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर खर्च हुए, 450 करोड़ वायरिंग पर खर्च हुए, घाटों की सफाई पर करीब 100 करोड़ खर्च हुए, मल्टी लेवल पार्किंग बनी, करीब 1.25 लाख LED लाइट्स लगाई गई, मल्टी लेवल पार्किंग, अकेले गोदोलिया चौराहे के ब्यूटिफिकेशन के काम पर ही 21 करोड़ रुपए खर्च हुए। वाराणसी की सड़कें चौड़ी हुई, पूरी काशी में रिंग रोड बनी है, बनारस के बाहर बाईपास बनाया गया है जिससे बड़ी गाड़ियों को शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कारण शहर में ट्रैफिक कम हुआ है और पॉल्यूशन से भी निजात मिली है। इसीलिए बनारस की 2014 से पहली तस्वीर और आज की तस्वीर में अंतर साफ दिखाई देता है। ये सड़क बाबतपुर हवाई अड्डे जाने वाली सड़क है और पहले ये सड़क बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। सड़क भी काफ़ी टूटी फूटी थी, सब तरफ इंक्रोचमेंट था। होता ये था कि बहुत सारे लोगों की फ्लाइट मिस हो जाती थी क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती थी, इतना जाम रहता था कि लोग टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाते थे। अब ये 17 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़क बन गई है और ये बनारस को बाबतपुर एयरपोर्ट के अलावा जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ से जोड़ रही है। इसके अलावा भी बनारस में रिंग रोड का फेज़ 1 और फेज़ 2 का काम पूरा हो गया है। प्रयागराज से जो रोड आ रही है बनारस को, वो 4 से 6 लेन हो गए हैं जिससे प्रयागराज से बनारस आना आसान हो गया है। इसके अलावा गाजीपुर तक सड़क बन गई है और मऊ, बलिया, आजमगढ़ जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है। रिंग रोड का फेज़ 1 और फेज़ 2 पूरा होने का नतीजा ये हुआ है कि जो भारी वाहन पहले शहर के अंदर जाते थे, अब वो भारी वाहन इन रिंग रोड के जरिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शहर में कुछ जाम में कमी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि काशी के बदले स्वरूप का काशी के लोगों को किस किस तरह से फायदा हो रहा है। मोदी ने कहा कि बनारस में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो गई है। सांस्कृतिक विकास के साथ साथ वाराणसी का आर्थिक विकास भी हो रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं, युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। किसी शहर को, किसी जगह को, किसी विरासत को, किसी मौके को कैसे खास बनाना है, लोगों में दिलों में उतारना है, ये मोदी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने जब काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप जनता के सामने रखा तो इस मौके पर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी काशी में बुलाया। सब मुख्यमंत्री देख लें कि शहर का कायाकल्प कैसे होता है। आज उन्होंने वाराणसी में ही इन 12 मुख्यमंत्रियों और 7 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। मोदी का कहना है कि अगर किसी राज्य की सरकार ने कोई अच्छी योजना शुरू की है तो उस योजना को दूसरे राज्यों को अपने यहां भी लागू करना चाहिए। इस तरह से चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में यह सीखने को मिलता है। अब कल बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और 7 उप मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। मुझे कई बार बनारस जाने का मौका मिला है। मैंने बनारस की गलियां देखी हैं,
काशी विश्वनाथ मंदिर में कई बार पूजा अर्चना की है, गंगा घाट पर आरती की है, लेकिन सच बताऊं, मंदिर की हालत देखकर दुख होता था। मंदिर जाने के लिए बनारस की संकरी गलियों से होकर दुकानों के बीच पानी और कीचड़ के रास्ते से गुजरना पड़ता था। वाराणसी में रहने वाले बाबा विश्वनाथ के भक्त इसे अपनी नियति मान चुके थे। वो कहते थे चारों तरफ दुकानें हैं, सैकड़ों लोगों के घर हैं, इनमें से भी ज्यादातर पुजारियों के हैं, पंडों के हैं। उनसे मकान खाली करवाना, दुकानें खाली करवाना असंभव है। वहां के लोग कहते थे पुजारियों और पंडों से कौन टकराएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखाया, और जिस तरह से यह काम किया कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। आज एक भी केस पेंडिंग नहीं है, सब कुछ रिजॉल्व कर दिया और काशी विश्वनाथ को एक भव्य और दिव्य स्वरूप दिया। इसी तरह बनारस के रहने वाले जो लोग आध्यात्मिक हैं, परोपकारी हैं, भक्ति में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग भी ये मानते थे कि काशी की गलियों की गंदगी कभी दूर नहीं होगी। ट्रैफिक जाम तो होना ही होना है। वहां के लोग तो चतुराई इस बात में मानते थे कि घर से किस वक्त निकलें और किस गली से रास्ता निकालें कि वक्त पर गंतव्य तक पहुंच जाएं। जब जब मैं काशी गया, वहां के प्रबुद्ध लोगों ने डॉक्टर्स में, टीचर्स में, लॉयर्स में अपनी काशी के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम तो दिखाई दिया, लेकिन निराशा का भाव था। उनकी काशी कैसी हो गई है, इसको सोचकर वो दुखी होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी निराशा को आशा में बदल दिया, हताशा को उत्साह में बदल दिया। उन्होंने काशी का कायाकल्प कर दिया। अब काशी के वही लोग मुझसे कहते हैं, एक बार आकर देखिए। बगैर देखे आप समझ नहीं पाएंगे कि मोदी जी ने कैसा चमत्कार किया है। आज भी मैंने बनारस के कई लोगों से बात की, उनके सुर बदले हुए हैं। अब उन्हें अपनी काशी पर गर्व है और वो कहते हैं यह काम आसान नहीं था और यह काम मोदी के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। अब काशी के लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं और पिछले 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो काशी वालों की हर अपेक्षा, हर आकांक्षा को पूरा करेंगे। काशी के लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं की परेशानी पड़ गई है। इसीलिए कल अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसकी बहुत आलोचना हुई। मोदी के बनारस दौरे पर कह दिया कि काशी तो आखिरी वक्त में लोग मोक्ष के लिए जाते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव को आज अपनी गलती का एहसास हुआ और सारा दिन वो इस बयान की सफाई देते रहे। अखिलेश को समझ आ गया कि मामला बिगड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो आज अखिलेश ने सफाई दी। असल में अखिलेश यादव आज बनारस से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर जौनपुर में थे। अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, अपना दल कृष्णा गुट की नेता कृष्णा पटेल, जनवादी पार्टी के संजय चौहान और राम अचल राजभर के साथ जौनपुर से विजय यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत की। यहां अखिलेश ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। वो प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना करते हैं। उन्होंने बीजेपी के आखिरी वक्त के संदर्भ में बात कही थी। उनके कहने का मतलब था कि बीजेपी जाने वाली है, बीजेपी का अंत निकट है, इसीलिए बीजेपी के नेता काशी में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। ये से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं, जो आपका स्टेटमेंट है। हिंदू परंपराओं को जानने वालों को किसी को आहत नहीं होगी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने गंगा में मोदी के डुबकी पर भी कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि गंगा की कहीं कोई सफाई नहीं हुई है, मोदी को मजबूरी में डुबकी लगानी पड़ी, लेकिन योगी समझदार हैं, उन्होंने डुबकी लगाना तो दूर, गंगा में आचमन भी नहीं किया। सवाल यह है कि मां गंगा की सफाई होगी कि नहीं होगी। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं कि वो मां गंगा में डुबकी नहीं लगाए। मां गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाए?
मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि मां गंगा की सफाई करेंगे? क्या मां गंगा की सफाई हो गई? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या मां गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए मां गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा तो यही था कि आखिरी दिनों में लोग काशी जाते हैं, वो 1 महीने रहें या 3 महीने रहें, लेकिन जब उन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की बात कहना महंगा पड़ सकता है, तो आज उन्होंने अपनी बात बदल ली, सफाई दी। अखिलेश यादव ने एक और मजे की बात कही जब उन्होंने काशी के कायाकल्प पर अपना दावा ठोक दिया। अखिलेश ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी उन्हीं की सरकार ने शुरू करवाया था, वक्त आने पर वो इसका सबूत देंगे। अब काशी के लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि योगी की सरकार बनने के बाद बनारस में किस स्पीड से काम हुआ ये वहां के लोगों ने देखा है। इसीलिए ऐसी बातों का लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह के बयानबाजी करने में राहुल गांधी का भी कोई जवाब नहीं। उन्हें तो मोदी के हर काम में उद्योगपतियों का हाथ नजर आता है। अखिलेश की तरह राहुल गांधी भी मोदी को गंगा में डुबकी उड़ाते जब देख रहे थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। राहुल ने कहा कि पूरा देश गंगा स्नान करता है तो कहीं नहीं दिखता, लेकिन जब मोदी गंगा में डुबके लगाते हैं तो पूरे देश में दिखाया जाता है। इसके पीछे भी उद्योगपतियों का हाथ है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है, और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने इन लोगों को जो जनता की आवाज है उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। यह सच्चाई है, और देश को और किसानों को यह सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। लखीमपुर का जो मुद्दा है वो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे ना? पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे हम, दो हमारे दो उठाने नहीं देंगे 4 लोग उठाने नहीं देंगे, इनको बाहर कर देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है, म्यूजियम है। असम में राहुल गांधी के नेतृत्व में आज विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस के नेताओं के अलावा इस प्रोटेस्ट मार्च में टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के लीडर्स शामिल हुए। हालांकि इस मार्च में आम आदमी पार्टी और बीएसपी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आजकल शिवसेना के नेता राहुल गांधी का साथ कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा देते हैं। जैसे ही राहुल गांधी गांधी मूर्ति के पास धरना दे रहे एमपीज के बीच पहुंचे तो शिवसेना के संजय राउत जाकर राहुल के गले लिपट गए और कहा, आप आए बाहर आए। हेलो राहुल जी, आप आए बाहर आए। इसके बाद राहुल गांधी जब रिपोर्टर से बात करने पहुंचे तो संजय राउत ने महात्मा गांधी को राहुल गांधी से जोड़ दिया। कहा, पहले विरोधी दलों के नेता गांधी जी के चरणों में बैठे हैं, अब एक गांधी उनके साथ है। इस पर अधीर रंजन चौधरी बोले, वाह वाह। आज हम यहाँ चल कर आए, हम सब 12 दिनों से महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे थे और आज दूसरे गांधी के साथ चलकर हम यहाँ तक आए हैं। अभी हम देखेंगे कि उसमें कितना है दम। हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, लेकिन हम ना झुकेंगे ना डरेंगे,
यही हमारी आज की यूनिटी की सबसे बड़ा संदेश मैं देश को देना चाहता हूं। असली मामला राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन का था। 2 हफ्ते से निलंबित सांसद विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी इन्हीं एमपीज का सपोर्ट करने पहुंचे थे। राहुल ने विरोधी दलों के मार्च को लीड किया, गांधी स्टैच्यू से विजय चौक तक मार्च किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राहुल को यह जानकारी नहीं थी कि कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि विंटर सेशन कितने दिन से चल रहा है। राहुल ने अपने बगल में खड़े अधीर रंजन चौधरी से पूछा, कितने दिन हो गए, कितने सांसद हैं? लेकिन मुश्किल यह हो गई कि अधीर रंजन चौधरी को भी पक्की जानकारी नहीं थी। अधीर रंजन ने बगल में खड़े संजय राउत से पूछा, लेकिन अधीर रंजन के चक्कर में संजय राउत खुद भी कंफ्यूज हो गए। फिर आसपास से कंफर्म करके संजय राउत ने बताया कि 12 दिन हुए हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कंफर्म नहीं थे। इसलिए उन्होंने राहुल को सलाह दी कि वो 12 दिन की जगह 2 हफ्ते बोले। इस बीच राहुल की दूसरी तरफ खड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई और खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को और कंफ्यूज कर दिया। कहा, काउंटिंग कंफर्म कर लेना। 14 दिन 14 मिनट कितने दिन हुए? 12 दिन। अब देखो 12 दिन 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते Two weeks. There is no necessary mention. There's 2 weeks continuous. Counting. How many total? आश्चर्य इस बात पर नहीं हुआ कि राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि कितने एमपी सस्पेंड हुए हैं, कितने दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं। अचरज तो इस बात पर हुआ कि राहुल गांधी ने अब तक एमपी के सस्पेंशन के पीछे अंबानी अडानी का हाथ नहीं बताया। लेकिन एमपी के सस्पेंशन को लेकर जो कुछ हुआ उससे 2 बातें दिखाई दी। एक, संजय राउत आजकल राहुल गांधी के नए सलाहकार बन गए हैं, और दूसरा, ममता बनर्जी राहुल गांधी को विरोधी दलों की लीडरशिप का स्पेस देने को तैयार नहीं है। आज गोवा में उन्होंने साफ कर दिया कि वो मोदी की सबसे बड़ी चैलेंजर हैं और राहुल चाहें तो उनकी लीडरशिप वाले मोर्चे में अपनी कांग्रेस को लेकर आ सकते हैं। जो कांग्रेस बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम अकेला लड़ेंगे। भाई देश भर तो अकेला ही लड़ा, हमारा खिलाफ में भी लड़ा, अभी भी लड़ते हो हमारा साथ एवरीडे। तो बीजेपी को तो कम से कम लड़ो, उसका बात बड़ा बड़ा बात करो। हम भी कांग्रेस में थे, क्यों छोड़ के आया? आपका साथ दोस्ती देख के आप रिश्ता बनाते हैं बीजेपी के साथ अपन को बचाने के लिए, लेकिन आप किसी को रिश्ता नहीं देखते हैं। अगर दुख में आपका साथ कोई ना रहे तो खाली वोट का टाइम में आने का कोई जरूरत नहीं है। एंड आई कैन अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी एंड एमडीपी, वी आर जॉइंट फैमिली नाउ। We will fight the battle together. We will sacrifice small interest for the greater interest, and we want to develop Goa as a उसको दिशा दिखाना है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प रूप में स्थापित करना चाहती हैं। अपने आप को नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। जब वो कांग्रेस का विरोध कर रही थी तो शरद पवार ममता के साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही ममता गोवा पहुंची तो मामला बदल गया। ममता ने गोवा में सबसे पहले शरद पवार की पार्टी को खत्म कर दिया। एनसीपी के इकलौते विधायक चर्चिल अलेमाओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब वो टीएमसी में आ गए हैं। अब एनसीपी के नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा कि इस पर कैसे रिएक्ट करें। गोवा के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं पंजाब की सियासत का हाल। पंजाब में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। आज अकाली दल ने मोगा में एक बड़ी रैली की। चूंकि अकाली दल की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए अकाली दल ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। अकाली दल और बीएसपी की ज्वाइंट रैली में भारी भीड़ जुटी। रैली के लिए अकाली दल ने 40 एकड़ इलाके में पंडाल बनाया था। 50 एकड़ जमीन पर पार्किंग बनाई गई थी। अकालियों की नजर पंजाब के दलित वोटर्स पर है,
इसलिए आज सुखबीर सिंह बादल ने दलितों की बात की। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी और हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की बात कही है। इसलिए आज सुखबीर बादल ने भी इसी तरह के तमाम ऐलान किए। अकाली दल ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो गुरुद्वारों और धार्मिक स्थलों की बिजली फ्री होगी। सुखबीर बादल ने पंजाब में 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का ऐलान भी किया। इस रैली में सुखबीर बादल ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर सीधा अटैक किया। सोनिया गांधी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी, जिसने टैंका तोपां नाल दरबार साहब ते हमला किया, जिसने हजारां भैन भरावां दे कतलेआम किया, कि आम आदमी पार्टी थोड़ी गल करूगी? जिहड़ी आम आदमी पार्टी दिल्ली दी रहन वाली है, जिथों दा प्रधान केजरीवाल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाके बयान दिंदा कि पंजाब दे थर्मल प्लांट बंद करो, पंजाब दे किसानां दे परचे दो कि वो पराली साड़दे है, पंजाब दा इस वेल नहर कड्डो क्योंकि पानी सानू दिल्ली चाहिए। कि आ पार्टी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी? कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी जिन्हें काले कानून बना के ऐसा माहौल बनाया? 3 महीने पहले पंजाब में कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चौतरफा लड़ाई है। कांग्रेस के अलावा अकाली दल है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और इस बार बीजेपी भी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी का अलायंस होगा। इसलिए इस बार पंजाब में इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होगा और इसका क्रेडिट नवजोत सिंह सिद्धू को देना चाहिए, क्योंकि कुछ महीने पहले तक, जब तक नवजोत सिद्धू वहां नहीं आए थे, कांग्रेस का मामला ठीक ठाक था, लेकिन सिद्धू ने मुकाबला बराबरी पर ला दिया। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। अब तक हमारे यहां ओमिक्रॉन के 53 कंफर्म केसेस मिल चुके हैं। आज दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए केसेस सामने आए। राजस्थान में कोरोना के इस वेरिएंट के 7 नए केसेस कंफर्म हुए हैं। राजस्थान में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 13 पेशेंट मिल चुके हैं, हालांकि इनमें से 4 ठीक भी हुए हैं। हमारे देश में ओमिक्रॉन के ज्यादातर पेशेंट दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं और राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट के सभी पेशेंट में जो सिम्टम्स है बहुत माइल्ड हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है और नॉर्मल मेडिकेशन से उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 20 केसेस महाराष्ट्र में मिले। नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में मिले और सबसे ज्यादा लापरवाही भी महाराष्ट्र में हुई। अब लोगों में डर खत्म हो गया ऐसा लगता है। पार्टियां भी हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, इसलिए कोरोना के केसेस बढ़े भी हैं। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, सीमा खान, महीप कौर जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा करण जौहर और उनकी टीम के कई मेंबर्स के कोविड पॉजिटिव हो जाने का डर है। असल में 8 तारीख को करण जौहर के घर एक छोटी सी गेट टुगेदर हुआ था। इसमें करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, सीमा खान, महीप कपूर और करिश्मा कपूर, ये सब लोग शामिल थे। इनमें से सबसे पहले सीमा खान की तबीयत खराब हुई, कोविड टेस्ट कराया और 11 तारीख को सीमा खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद करीना, अमृता और महीप ने भी टेस्ट कराए, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। अब करीना ने और बाकी लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हों वो कोरोना का टेस्ट करा लें। इन लोगों ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर बीएमसी को भी दी, जिसके बाद बीएमसी की टीम ने उन बिल्डिंग्स को सील कर दिया जहां पर करीना कपूर और अमृता अरोड़ा रहती हैं। महीप कपूर की रिहाइश वाली बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है और इसके अलावा बीएमसी की टीम ने आज करण जौहर की बिल्डिंग में 40 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। इनमें करण जौहर और उनकी मां हीरू जौहर शामिल हैं, 10 कर्मचारी भी हैं। इन सब की रिपोर्ट कल आएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा सावधान रहने का वक्त है। शादियों का सीजन है। 2 महीने में नवंबर दिसंबर में 25 लाख से ज्यादा शादी होनी है। क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर की पार्टी होनी है, टूरिस्ट की बुकिंग 4 गुना बढ़ गई है और WHO ने कहा कि भारत में लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है, इसलिए कोरोना के तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। इसलिए मेरी आपसे अपील है,
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्रिकेट की दुनिया से आज अचानक खबर आई कि विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली वनडे सीरीज में बीसीसीआई से छुट्टी मांगी है, खेलना नहीं चाहते। दावा यह किया गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मनमुटाव है, ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। लेकिन यह खबर गलत है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक विराट कोहली वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे। उन्हें रोहित की कप्तानी में खेलने में कोई परेशानी नहीं है। विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में न खेलने की कोई एप्लीकेशन, कोई छुट्टी की एप्लीकेशन बीसीसीआई को नहीं दी है। विराट वनडे सीरीज खेलेंगे। भारतीय टेस्ट टीम 16 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना हो रही है, लेकिन इस टीम में रोहित शर्मा नहीं होंगे। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान रोहित को चोट लगी है और बीसीसीआई ने बताया कि उनकी लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान हैं। वो कल दोपहर 1 बजे मुंबई में मीडिया से बात करेंगे और सारी बातें क्लियर करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मुश्किल हालात को टैकल करना जानते हैं। कई साल से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और मुझे लगता है कई साल तक मैदान में एक साथ दिखाई देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।